अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। बलूचिस्तान को फिर लहू लुहान करने की नाकाम कोशिश की गई है। पिछले एक साल के अंदर लगभग 12 दहशतगर्दी के हमले बलूचिस्तान में हुए हैं और कल रात होने वाला दहशतगर्दी का खुदकश हमला, जिसमें इतलात ये थी कि पाकिस्तान के जो हाई ऑफिशल्स हैं, सरकारी ऑफिसर्स आला ओहदों के, उनको टारगेट किया जा रहा था। चाइनीज़ एम्बेसडर की इतलात थी कि वो भी थे, तो उनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी। और डेफिनेटली पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर कोशिश करते हैं कि ऐसे इदारों को ऐसे हमलों को नाकाम बनाया जाए। लेकिन दहशतगर्दों का एक वसी नेटवर्क मौजूद है और ख़ासकर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान को लेके एक बड़ा लंबा चौड़ा बॉर्डर बनता है अफ़गानिस्तान के साथ भी, ईरान के साथ भी, और बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन है बारास्ता अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान के अंदर, जिसको रॉ फुली फंडेड करता है, सपोर्ट करता है, जिसका एक भरपूर सबूत हमारे पास कुलभूषण यादव की जानिब से भी की सूरत में मौजूद है हमारे पास। तो शोधा के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। ज़ख्मियों के लिए दुआएं जल्द सेहतयाब हों। और हमारे सिक्योरिटी इदारों की अज़मत को सलाम है कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के अटैक्स होते रहते हैं और इस पर कोई सियासत नहीं है किसी भी जानिब से। हर एक इसकी मजम्मत करता है और हम भी इसकी मजम्मत करते रहेंगे। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में गुज़श्ता दिनों तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को लेके मुल्क के अंदर एक हंगामा रहा, तशद्दुद की सूरत हाल रही, कहीं कर्फ्यू की सूरत हाल रही, सिक्योरिटी फोर्सेस और कलदम तहरीक लब्बैक के कारकुनान आमने सामने रहे, काफ़ी नुकसान भी उसमें हुआ। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि वजह क्या है कि हुकूमत वक्त से ये मामला संभल नहीं पाया, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, जब 19 अप्रैल की रात को TLP और हुकूमत के दरमियान रात गए जो मुआहदा हुआ था, उसके बाद 20 अप्रैल का जो उनका धरना था और लॉकडाउन था करने की कोशिश की जानी थी तहरीक लब्बैक की जानिब से, वो टल गया, ख़त्म हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने जो मुआहदा किया 19 की मिडनाइट, और उस पर शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत पेश करेगी एक बिल जिसमें फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का बिल पेश किया जाएगा। लेकिन फिर हुआ ये कि जब इजलास होता है तो बतौर प्राइवेट मेंबर अमजद अली खान साहब आज हमारे साथ मौजूद भी हैं, वो ये बिल पेश करते हैं। तो इनसे भी पूछेंगे कि हुकूमती होते हुए प्राइवेट यकदम क्यों हो गए थे, तो इस पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की रिहाई आज नहीं हो सकी, मचल के जमा नहीं हुए, तो कल उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि मचल के जमा हो जाने के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। फुल बेंच ने उनकी ज़मानत जो है वो ग्रांट की है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही इमरान खान साहब में और जहांगीर तरीन के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो किस रुख जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान नून लीग से रहनुमा जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब ने। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्राइवेट मेंबर अमजद अली खान साहब हैं। अमजद भाई बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहादत अवान साहब हैं, अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया, ज्वाइन कर चुके हैं। शहादत साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब और शहादत अवान साहब की जानिब से अमजद साहब से पहला सवाल पूछना चाहूँगा। अमजद भाई, ये क्या हुआ? मतलब मैं हमेशा कहता होता हूँ प्राइवेट महफिलों में कि हो सकता है इमरान खान को सारी दुनिया छोड़ जाए लेकिन अमजद अली खान नहीं छोड़ेगा, तो अमजद अली खान ही प्राइवेट मेंबर कैसे हो गया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आपकी तस्दीक कर दूं कि ये बिल नहीं है, ये करारदाद करारदाद सर, करारदाद। और करारदाद और बिल में फ़र्क होता है। सर तो इसलिए आपकी एक तस्दीक कर दूं। मैं माजरत चाहता हूं। दूसरा, इमरान खान को मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं छोड़ सकूं, ना छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं नज़रियाती तौर पे उसके साथ खड़ा हूँ और अपने दिल के साथ खड़ा हूँ। तो ये तो मैं समझता हूँ कि कोई उसके साथ कोई सियासत का सिर्फ रिश्ता नहीं है, उसके साथ एक मोहब्बत का, प्यार का, खलूस का भी रिश्ता है और उसकी और हमारी मट्टी भी एक है। तो मैं इस लिहाज से नहीं खड़ा कि मैंने सियासत करनी है। दूसरा सवाल जो आपका है कि प्राइवेट मेंबर के तौर पे आए या किसी और तौर पे आए, सोचने की बात यह है कि इस पे अपोजिशन का रद्द-ए-अमल क्या था और अपोजिशन जो है उसको क्या किरदार अदा करना चाहिए था। सवाल ये बनता है, सवाल ये नहीं बनता कि क्यों आ गया प्राइवेट आ गया, ये अगर मगर छोड़ के ना असल चीज़ें हैं कि इसका जो मतन है करारदाद का, उस पे बहस होनी चाहिए कि ये सबसे पहले तो
जो हमने स्पेशल कमेटी रिक्वेस्ट की है स्पीकर साहब से, और स्पीकर ऐवान ने उसको मंजूर किया और स्पीकर साहब को इख्तियार दिया गया कि, और उसके बाद उम्मीद है कि आज स्पीकर साहब ने उसके ऊपर तमाम अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स को और अपोजिशन जो लीडर हैं उनको आज खत लिखूंगा। मैं जरा मुकम्मल कर लूँ ना। जी उसके बाद उसके बहुत सारे नुकात हैं जिसके ऊपर हम समझते हैं कि रियासत और रियासती इदारों के जो फ़राइज़ हैं, फ़र्ज़ हैं, फरीज़े हैं, उसके लिए भी हमें काम करना चाहिए, क्योंकि असल चीज़ है कि पार्लियामेंट का वजूद जो है वो जिस तरह हम कहते हैं सब जी, MNS भी कहते हैं, सेनेटर्स भी कहते हैं, हम सब कहते हैं जी कि सावरन होनी चाहिए और पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये करारदाद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि ये पूरे पार्लियामान की है, और पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी बैठी हुई जमातें हैं उनको इसमें अपना मुस्बित किरदार अदा करनी चाहिए। इसमें अगर और मगर जो है वो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा छोड़ें और आगे की तरफ बढ़ें, और मुल्क में अगर एक करारदाद के ज़रिए मुल्क में अमन आया है तो इसके अमन के लिए हमें काम करना चाहिए, ना कि बड़ी अच्छी बात है अमजद साहब। मेरा सवाल भी यही था सर, मेरा सवाल भी यही था। मुआहदा हुकूमत ने ख़त्म किया, शेख रशीद साहब कह रहे थे कि हम करारदाद लेके आएंगे फ्रांस के सफ़ीर को बाहर भेजने की। अगर हुकूमत के मेंबर के तौर पे अगर आप ये करारदाद पेश कर देते तो हुकूमत की जानिब से एक बड़ा मस्बत मैसेज जाना था। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था सर सवाल। अदनान देखो, प्राइवेट आ गई मेंबर के तौर पे, हुकूमत ने कोई मुखालफत नहीं की, तो इसमें कौन सा हर्ज है? बिल्कुल ठीक है। देखिए उसमें कोई इसमें हर्ज तो है नहीं, कोई कानूनी उसमें ऑब्लिगेशंस भी कोई नहीं है, कोई रुकावटें भी कोई नहीं है। बात मैंने कहा कि अगर मगर से छोड़ के अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। मैं बिल्कुल सही कह रहा सर। तमाम पार्टीज को कोई इसमें हर्ज नहीं है, ना ही कोई कानूनी रुकावट है इसमें। चौधरी साहब नॉमिनेशंस के लिए अपने मेंबर नॉमिनेट करें और आगे की तरफ गलत हो सर, लेकिन एक परसेप्शन ये डेवलप हुआ था। तो बड़ी अच्छी बात है कि इस करारदाद की वजह से मुल्क में एक टेंशन थी वो ख़त्म हुई, तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि करारदाद की वजह से मुल्क के हालात नॉर्मल हुए। लेकिन एक परसेप्शन ये ज़रूर था कि ये प्राइवेट मेंबर के तौर पे क्यों था, गवर्नमेंट इसको खुद करारदाद को ले आती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, या अपोजिशन को साथ मिला के एक मुतफ़िका करारदाद लाई जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बड़े सादा हैं मेरे भाई अमजद नियाज़ी साहब, और शायद ये समझते हैं कि बाकी सारी दुनिया भी उतनी ही सादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रा उस सादगी से बाहर आइए। पहली बात तो ये है कि जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब कुछ फरमा रहे हैं, शेख रशीद साहब कुछ फरमा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कुछ फरमा रहे हैं। आपने 7 दिन इस मुल्क को एक अजाब के अंदर झोंका। पहली बात यह कि साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार करने की 7 दिन पहले क्या नौबत थी और किसके कहने पे गिरफ़्तार किया? हुकूमत इससे लाइल्म है और हुकूमत इसका जवाब देने से कासिर है। एतवार वाले दिन चौक यतीम खाना पे जो कुछ हुआ सारा दिन, उससे भी हुकूमत आशना नहीं है। हाँ, कुछ वो लोग जो टीवी की तारें काटते हैं, केबल काटते हैं, उनको पता है, और उस दिन भी उन्होंने ब्लैकआउट रखा कि चौक यतीम खाना पे जो कुछ हुआ वो कोई ना देख सके। उसी दिन फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब कह रहे हैं हमने पाबंदी लगा दी है TLP पे, हमने कालेदम करार दे दिया है और कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। रात को शेख रशीद साहब और वज़ीर मजहबी अमूर जो है वो मुज़ाकरात भी करते हैं और सुबह सुबह अपना वीडियो बयान भी जारी करते हैं। अगले दिन फिर उस सारे से मुकर जाते हैं। तो इस सारे को हम क्या समझे और क्या कहें? दूसरी बात कि आपने पूरी कौम को किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? जब आपने इंडिया से अपना सफ़ीर वापस बुलाया था, या इंडियन सफ़ीर को निकालना था, या आपने अभिनंदन को वापस करना था, या मुल्ला ज़रीफ को जब मुशर्रफ साहब ने, आप ही के वो दोस्त थे, अमेरिका के हवाले किया था, कौन सी कौमी असम्बली में बिल पेश हुआ? कहाँ आपने करारदाद जो है वो पेश की? आपने किससे इजाज़त ली? और फिर आज आप कह रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर और हुकूमती बिल के अंदर फ़र्क नहीं है। आपके वुज़रा में से कोई इस करारदाद को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब या बाकी, वहाँ क्या उनके मुँह सी दिए गए थे? क्या उनकी रुकनीत नहीं कौमी असम्बली की? क्या वो वहां बैठकर अपनी वो खुद ये करारदाद पेश नहीं कर सकते थे? मुखालफत नहीं की तो इसका मतलब है नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। जो हुकूमत की लेजिस्लेशन होती है वो हमेशा वुज़रा पेश करते हैं और हुकूमत उसे ऑन करती है पूरी तरह, और फिर हुकूमत उसके ऊपर ये भी काम करती है कि वो ऐवान के अंदर बैठी बाकी जमातों को साथ मिलाती है
और मिला के आगे चलती है कि आइए ये इतना संजीदा नामूसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किसी पाकिस्तानी और किसी दुनिया भर के कलमा गो को कोई एतराज़ नहीं, हमें आपके तरीक़ेकार पे एतराज़ है कि आप किस तरह से इस मामले को हैंडल करने जा रहे हैं। बिल्कुल कि आप एक तरफ लाशें गिर रही हैं और फिर आप कह रहे हैं अमन, अमन कहाँ, कौन सा अमन, किसके साथ अमन आपने कायम किया। और फिर आखिरी बात मैं करता चलूं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि पूरे हाउस की कमेटी बनाइए और वो मुआहदे लेके आइए जो हुकूमत करती रही और जिनकी वजह से ये 7 दिन हमें देखने पड़े। आप पहले वो मुआहदे पेश करें ऐवान के अंदर, ऐवान के सामने लाएं कि आपके वज़रा किस हैसियत में करते रहे और फिर आगे चलेंगे। और एक आखिरी चीज ही, आपने उसमें लिखा है करारदाद के अंदर कि खारजा अमूर जो है वो रियासत पे छोड़ें। आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पार्लिमान से बड़ा कौन सा ऐवान है रियासत का? वजीर आजम से बड़ा कोई एग्जेक्टिव है इस मुल्क के अंदर जो रियासत की नुमाइंदगी करता हो? सदर मुमलकत से बड़ा कोई रियासत का नुमाइंदा है? आप उन्हीं को नहीं देखें, आप प्राइम मिनिस्टर या किसी को नहीं आप दे सकते ये इख्तियार। ये इख्तियार ऐवान का है और ऐवान के अंदर आना चाहिए। रियासत से मुराद ऐवान ही हो ना, प्राइम मिनिस्टर साहब सर नहीं फिर लिखते कि ये ऐवान इसके ऊपर फैसला करेगा। अच्छा चल, मैं इमरान साहब से इस पे पूछ तो खुद जो अगर आप कहते हैं इमरान खान का कहा तो इमरान खान साहब तो गायब थे उस दिन, कोई और जरूरी काम थे उन्हें। अमजद साहब इस पे रिस्पांस करेंगे, लेकिन शहादत साहब मैं आपकी जानिब आऊंगा। सर वजह क्या आपको भी लगता है कि तरीकाकार गलत है हुकूमत वक्त का? अदनान, मैं इसके ऊपर मैं आता हूं सर, कहना चाहूंगा। मैं आता हूं सर, अमजद साहब मैं आता हूं। अमजद साहब मैं तफसीली आता हूं आपके पास। शहादत अवान साहब है हमारे साथ, मैं उनका रिस्पांस ले लूं। सर क्या आपको लगता है हुकूमत वक्त ने इस सारे मामले को ठीक तौर पर हैंडल नहीं किया, या जिस तरह हैंडल किया वो तरीकाकार गलत है? सर अदनान हैदर साहब, इत्तेफाक की बात है कि 2 दिन पहले मेरी अमजद अली खान साहब से जो है इस सिलसिले के ऊपर तवील बातचीत हुई है। अब मेरा कहना यह है कि इस इशू पे क्यों पड़े हैं कि इन्होंने प्राइवेट मेंबर ने की करारदाद है, गवर्नमेंट की करारदाद है, या आप ये देख लें कि मुस्लिम लीग नून ने कुछ चीज़ें तलब की हैं कि वो चीज़ें हमें मिले ताकि हम डिटेल करारदाद एक बना सकें, ताकि उनका जो है व्यू पॉइंट सामने आ सके। तो मैं कहता हूं कि कल जो है फ्राइडे को चूंकि असेंबली होगी, वहाँ सेशन होगा, सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का इशू है और इसके ऊपर तमाम मुसलमान मुल्क और कौम और अपने दीन के मफाद और उसको पेश नज़र रखते हुए बेहतर किस्म का इंशाअल्लाह ताला को लाहे अमल आएगा। लेकिन बात अब सिर्फ हमने ये देखनी है कि ये इंसिडेंट्स हुए क्यों, ये सिचुएशन क्रिएट हुई क्यों, और ये हमें पार्लियामेंट में आना क्यों पड़ा। इसके लिए अब ये एक मुतज़ाद किस्म की चीज़ें आ रही हैं। पार्लियामेंट वाली चीज़ें तो कल जो कुछ होंगी वहाँ पे डिस्कस होंगी, क्योंकि हम तीनों अलग अलग फरीकैन बैठे हैं। हम खान साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए। चौधरी जाफर इकबाल साहब भी बैठे हुए हैं। मेरा कहना यह कि इस चीज़ का सदबाब होना चाहिए कि आइंदा इस किस्म के इंसिडेंट्स ना हों। पहली बात तो ये कि अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि कानून अपना रास्ता जो है वो अपनाएगा। तो भाई अगर ये वाली सूरत हाल है तो आखिर क्या अल्टीमेटली क्या चीज़ थी कि हमें पार्लियामेंट में आना पड़ा? तो मैं अगर इस करारदाद का मतन देखता हूँ जो कि अमजद अली खान साहब ने बड़ी मेहरबानी की, या हुकूमत की भी मदद की और TLP वाले जो हैं उनकी भी किसी हद तक जो है उनकी भी मैं समझता हूँ कि जो डिमांड थी उसको भी पूरा करने की कोशिश की गई। अब देखना ये होगा कि क्या TLP उसके ऊपर जो है मुतमईन होगी या नहीं होगी, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कुछ कहना था, जो वजीर दाखिला साहब का जो कुछ कहना था, उसमें ये था कि हम जो है ईमान से ये करारदाद मंजूर करवाएंगे कि जो सफीर है वो वापस जाए। इसमें तो इस किस्म की खान साहब की तैयारी जो है करारदाद है उसमें तो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है कि सफीर को भेजा जाए या ना भेजा जाए। तो ये कल ईमान इस बात पर भी बहस कर लेगा कि मुस्लिम उम्मा के मैं समझता हूँ 53 कंट्रीज हैं, किसी कंट्री से भी कोई मैं समझता हूँ कि कोई एम्बेसडर वापस तो नहीं गया। लेकिन अगर किसी फरीक की डिमांड है तो उसको कल पार्लियामेंट देखेगी कि इसको किस तरीके से हमने इसको हल करना है, किस तरीके से उनको मुतमईन करना है। खदशात आप जाहिर कर रहे हैं जिसका तज़किरा चॉइस साहब कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ आ रही है कि शायद ऐवान को अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें पसे पर्दा हैं, वो ऐवान के सामने नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हुए, मुआहदे क्या हुए, फर्दर क्या उनके साथ डीलिंग्स हुई, ऐवान को नहीं बताया गया, बस करारदाद पेश कर दी गई और उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। सर
खाकान अब्बासी साहब ने जो स्पीकर साहब को ये कहा है कि ये तमाम चीजें हमें मुहैया करें ताकि हम मुकम्मल किस्म की करारदाद कर सकते हो, मैं किसी दूसरी तरफ जा रहा था। मेरा कहना यह था कि अगर ये टेररिज्म के केसेस हुई हैं, एक तरफ एक मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी है जिसके लोग असेंबलियों में बैठे हुए हैं, और ये भी है कि उन्होंने अच्छे खासे वोट्स भी लिए हैं, और आज तक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह स्टैंड करती है। मैं ये कहता हूं कि उसमें ये मालूम नहीं है कि उसमें क्रिमिनल, क्योंकि 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। दहशत गर्दी के कानून में इन्वेस्टिगेशन तो 7 दिन में होती है, चालान तो 7 दिन में होता है। तो ये सूरत हाल, ये लोगों की कशफी, वो जो इन लोगों के लोग मर चुके हैं, जो पुलिस वाले जो हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अमजद साहब, मेरा एक सवाल ले लीजिए, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, आपने रिस्पॉन्ड भी करना है चौधरी जाफर इकबाल साहब को। सर, सवाल ये है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐवान में हर चीज़ को मेंबर्स के सामने रख देना चाहिए कि आपने किस तरह के मुआहदे किए, मुआहदा करने कौन गया था, इन कॉन्टैक्ट कौन था, साद रिजवी को पहले पकड़ा गया तो क्यों पकड़ा गया, पकड़ने की वजूहात क्या थी, 20 अप्रैल में 8 दिन पड़े थे। तो ये बड़े सादा सवाल है, इसके जवाब गवर्नमेंट को दे देने चाहिए सर। अदनान, मैं हूँ करारदाद पेश करने वाला, ठीक है। बाकी रियासत और रियासती इदारों ने कोई अपने उनके साथ मुआहदे किए हैं नहीं किए, न मैं उनके बारे में जानता हूं, न मेरा उनके साथ कोई कंसर्न है, न होना चाहिए। मैं करारदाद के बारे में आपको डिटेल दे सकता हूं। बाकी जाबिर साहब, मेरी बात सुन लें। देखिए, उसके अलावा प्राइवेट मेंबर्स पे या मेंबर नेशनल असेंबली पे कोई कदम नहीं है। उसके लिए मैंने जो बात की, चूंकि एक हिसास मसला है, मैं समझता हूँ कि ईवान में बैठने वाले तमाम लोग मुहिब वतन भी हैं, वो अल्लाह और रसूल को मानने वाले भी बैठे हैं, मैं नामुस रसालत पे मार मिटने वाले भी बैठे हैं। कोई मुझे किसी पे तो एतराज है नहीं। इसीलिए देखें, एहसास मामला है इंतहाई। इसको अगर आप सियासत की नजर करना चाहते हैं, अपोजिशन की पार्टी, तो मैं आप मुआहदों का हिस्सा नहीं है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी? इसीलिए डिमांड की है कि ऊपर बहस करने की आपको क्या जरूरत पड़ी? मैं समझता हूं कि एक हाई प्रोफाइल या हाई पावर्ड जो है कमेटी बनाई जाए, जो ईवान के तमाम पार्लिमानी जो लीडर्स हैं उन पे मुश्तमिल हो, उनकी कंसल्टेशन के साथ हो। उसके बाद जो मुल्क के अंदर दरपेश ये मसले आए हैं उसके हल के लिए वो अपनी तजावीज़ दें। मैंने अपने तौर पे जो मुनासिब समझा, मैंने तजावीज़ करारदाद सामने ईवान के रखी है। इसके बाद काम है तमाम अपोजिशन के लोगों का, गवर्नमेंट का भी है, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट का नहीं है। तमाम लोग जो है इसमें अपनी इनपुट दें और एक मुश्तरका लाएमल की तरफ बढ़े। हमने को किसी को रोका नहीं है, न किसी की आपने रोका है, आपने रोका है। आपने ये चाहा है कि फौरी करारदाद कमेटी को भेजी जाए और कौमी असेंबली उसके ऊपर बहस न करे। इसी बात पे शायद खाकान साहब ने एतराज किया था। आपका ये कहना था कि ये करारदाद कमेटी को भेजी जाए, जबकि हम ये कहते हैं कौमी असेंबली बहस करे। आपका वजीर आजम लीडर ऑफ द हाउस आए और वो आके बताए कि रियासत की पॉलिसी क्या है। मैं समझता हूँ, मुझे पता है पतली गली से निकलने क्यों आप जाते हैं, डरे मत और उस कमेटी में आए, बैठे। वहाँ पे कौन सा किसी को रोका गया, किसी को बहस से रोका गया? ऐसे होते हैं, आप भी समझते हैं कि इसकी सासियत क्या है और तमाम लोग क्या सोचते हैं। ऐसे मामला जो है होगी सर, असेंबली पतली गली नहीं है, वो तो ओपन फोरम है सबके लिए। मैं नहीं पतली गली की, ये पतली अदनान, ये पतली गली से अपोजिशन देखो। मैं भाई हम कह रहे हैं आप कौमी असेंबली के अंदर ओपन डिबेट कराएं। वजीर आजम आए, वजीर आजम आके पॉलिसी दे कहना चाह रहा कि उन्होंने जानबूझ के जो गंदी जबान इस्तेमाल की, अपना शायद खाकान अब्बासी साहब ने वो आप अभी आप करारदाद पे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की जबान, अभी आप करारदाद पे रहे, फिर उस तरफ जाते हैं। मुझे ब्रेक लेने दे सर, वेगाबांड होता है उसकी जबान। मुझे ब्रेक लेने दे सर, आपने चौधरी साहब के सारे सवाल ही बाईपास कर दिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, एक ब्रेक के बाद इसी करारदाद पे बात करेंगे।
वेलकम बैक चौधरी साहब। शहबाज शरीफ साहब कल रिहा हो जाएंगे, ये उम्मीद जाहिर करें कि रिहाई के बाद पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या कोई एक्टिव रोल प्ले कर पाएंगे वो पीडीएम के हवाले से, सर अगर देखा जाए? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब का रोल हमेशा से मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत में बहुत पायदार रोल रहा है, बड़ा मुस्बत रोल रहा है। और पहली बात तो ये कि जो बयानिया है पीटीआई का और जो शहजाद अकबर साहब किताबें लहराते रहे हैं, वो इतने माह जेल के अंदर रखने के बावजूद इनकी प्रोसिक्यूशन कोई एक चीज़ साबित नहीं कर सकी, तो उस सियासी इंतकाम से बचेंगे। और दूसरा, कौमी असम्बली के अंदर बतौर अपोजिशन लीडर वो अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे और हमें बतौर पार्टी वर्कर मुस्लिम लीग नून के जो हम लोग हैं वो उनसे बेहतर इस्तिफादा करने का मौका मिलेगा। अच्छा जी, जो इख्तलाफात हुए पिछले दिनों, जिनके खात्मा होना चाहिए, अपोजिशन के काफ़ी हल्के ये बात भी करते हैं, तो उसमें एक रोल प्ले हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की जानिब? जी बिल्कुल हो सकता है। और बहुत सारे उसमें अख्तर मिंगल साहब की भी यही ख्वाहिश है, शहबाज शरीफ साहब भी रोल अदा कर सकते हैं और यकीनन करना चाहिए। पाकिस्तान की जितनी भी जमहूरियत पसंद जमातें हैं उन्हें इकट्ठे होकर पीटीआई की ये मदद करनी चाहिए कि ये भी गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साए में से निकल सकें और जमहूरियत आगे जो है अपनी पटड़ी पे चल सके। बिल्कुल ठीक है। शाहद अमान साहब, सर पीडीएम के इख्तलाफात के बाद अपोजिशन का रोल बड़ा मध्यम हो गया सर। जो एक एक्टिव रोल नज़र आ रहा था, हुकूमत परेशान दिखाई दे रही थी, अब ऐसा कुछ रहा नहीं सर। तो क्या आपको लगता है कि दोबारा से पीडीएम एक एक्टिव रोल प्ले कर पाएगी? पीपल्स पार्टी, नून लीग इकट्ठे होकर एक मुश्किल अपोजिशन, टफ अपोजिशन कर पाएंगे हुकूमत वक्त के लिए सर, सेनेट में और नेशनल असम्बली में? अभी तक तो पीडीएम में जितनी पार्टीज हैं, सिवाय एक पार्टी के अलावा तमाम बाकी पार्टियां पीडीएम का हिस्सा हैं। जब कोई इजलास होगा तो उस वक्त पता चलेगा कि पीडीएम क्या, उसका नेक्स्ट मिशन क्या है, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। मैं होपफुली समझता हूँ कि NA 249 के इलेक्शन के बाद बहुत सी चीजें वाजे हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे हर पार्टी अपना कैंडिडेट जो है वो लेके इलेक्शन भी लड़ रही है। और मुमकिन है कि नेक्स्ट जो सेशन होगा उस सेशन के अंदर आइंदा का लाहे अमल जो है वो सामने जो है वाजे हो जाएगा। तो आप नहीं वो 26 तो इलेक्शन से पहले होगी ना चौधरी साहब। तो आप शाहद साहब, आप ये कह रहे हैं कि 249 के इलेक्शन को लेके अपोजिशन ने अपने रवैये में और अपने चाल में थोड़ी तब्दीली की है सर? मैं समझता हूँ 29 तारीख के बाद ही कोई जो है पीडीएम का अगर कोई सेशन होगा, बैठक होगी, उसके बाद आइंदा का लाहे अमल जो है ना वो तय किया जाएगा। अमजद खान न्याजी साहब, शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए सर, तो जब उनकी जमानत की बात होती है ना, तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद आ जाती हैं जो आपके वुज़रा की जानिब से की जाती हैं, शहजाद अकबर साहब की जानिब से की जाती हैं, इमरान खान की जो तकरीर होती हैं जब वो खिताब कर रहे होते हैं, तो उसमें जो करप्शन की बात कर रहे होते हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का नाम ले लेके करप्शन का तज़किरा कर रहे होते हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि या कहीं नैब इस काबिल नहीं है कि वो सबूत साबित कर सके, सबूत पेश कर सके अदालतों के अंदर, या वाकई उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है जिसकी वजह से महीनों जेल में रहने के बाद हमजा शहबाज भी बाहर आ जाते हैं, जरदारी साहब भी बाहर आ जाते हैं, शहबाज शरीफ भी बाहर आ जाते हैं, साद रफीक दोनों बरादरान सर, शाहिद खाकान साहब आ गए। आप अदनान, आप अदालत के कंडक्ट के ऊपर तो आप बहस नहीं कर सकते, लेकिन फैसला जजमेंट के ऊपर आप ज़रूर बहस कर सकते हैं। नहीं, हम प्रोसिक्यूशन के ऊपर फैसला बात पड़ा कर है, रहे हैं। जो इख्तलाफी नोट लिखा गया है, जज ने जो पहले जो इख्तलाफी नोट लिखा था उसको अगर बगौर पढ़े तो वो तो नल एंड वाइड हो गया ना सर। अब तो देखो फुल बेंच बना, फुल बेंच ने मुतफिका तौर पर जमानत मंजूर कर ली, उस पर तो डिबेट बनती ही नहीं सर। नल एंड वाइड हो गया, लेकिन वो उसका हिस्सा तो है ना, केस का हिस्सा तो है ना, उसको आप ये तो नहीं कह सकते उठा के बाहर नहर, उसको नहर में तो नहीं डाल सकते ना। जज साहब ने क्या लिखा था उसको भी तो पढ़े ना, उसने क्या लिखा है कि ये मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, ये जो है इनके जो असासे हैं वो इस दौर के अंदर इतने लिखे गए थे, इस दौर के अंदर इतने थे, और मौजूदा टीटीज के जरिए जो है हाई कोर्ट के किसी फैसले में जज साहब ने ये नहीं लिखा। सुनने का हौसला पैदा करो, लिखा नहीं हुआ ना। आप अगर शहबाज साहब का ट्विटर पढ़ के थोड़ा सा हौसला पैदा करो, सुन लो ना। लिखा ही नहीं हुआ जज की स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा ये नहीं था सर, इख्तलाफी नोट ये नहीं था, इख्तलाफी नोट अमजद खान ये नहीं था। उसको पढ़ लो ना। आपको जो व्हाट्सएप आता है आप वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं।
अच्छा, मैं चलो मुझे जो आता है, चलो मुझे जो आता है तो वो तो मैं पढ़ लूं ना, जो आपको आता है वो आप पढ़ लें, क्योंकि कुछ फैसला आता है आप मिठाइयाँ तकसीम कर देते हैं, वो मिठाइयाँ बाद में वो धरी की धरी रह जाती है, वो फ्रिजों में फिर दुकानों को वापस करनी पड़ती है। पता चलता है कि वो अभी बंदा जेल बैठा है, उसको तो छूटे, उसको उल्टा उसको जो है वो जेल में डाल दिया गया। कई दफा आपके साथ इत्तेफाक हो चुके हैं। अमजद साहब, शहादत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शहादत साहब। पहली बात तो ये है कि इसमें बहस करने की यूं जरूरत नहीं है कि जमानत का जो ऑर्डर होता है कि वोकत सिर्फ ये होती है कि क्या केस इस स्टेज पे अक्यूज को अंदर रखने की जरूरत है या नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी आदमी को बेल नहीं मिलती है तो उसको कल कन्विक्शन हो जाएगी, या किसी आदमी को बेल मिल गई है तो इसका मतलब ये है कि वो केस खत्म हो गया है। तो ये अदालतों में जमानतें रिफ्यूज भी होती हैं, बेल होती भी रहती है, जजेस जाती है ना। शहादत साहब, बेल की रीजन क्या है सर कि इतना मार रहा केस? नैब और प्रोसिक्यूशन बेल देने की एक ही वजह होती है, ले लेना, दे देना। ये कोई ऐसा कोई केस के अंदर अगर कोई सकम है उसकी जो है ना उसकी वजह से कोर्ट ऑफ लॉ का इस्तेकाक है, प्रिविलेज है, उसको पावर ले सकती है, लेकिन कन्विक्शन तो बाद में होगी, नहीं होगी, ये भी बात डिसीजन तो बाद में आते रहते हैं। सर अमजद साहब, मेरा सवाल प्रोसिक्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में था सर। नैब आपका इदारा है सर, आप कॉमन में बैठे हैं। जब आप नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब कोई मातात इदारा नहीं है, वो रियासती इदारा है, वो गवर्नमेंट के नीचे नहीं आ रहा। इनको भी बुला ले। अगर इतना ही नैब आजाद इदारा है, आपने दंगल चोरी कर ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का तो ईमान है कि कोई भी हो, गैस चोरी किसी को ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए। हम तो चौधरी साहब यही आपको कहते हैं कि जो दवाई लेने वाले जो लंदन गए थे वो वापस आ जाएं, सामने आए, कोर्ट का सामना करें, वोट को इज्जत दें, ताकि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। कोई भी वोट नहीं होना चाहिए, कोई रूल ऑफ लॉ से बाहर नहीं होना चाहिए। हर एक को प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे। एक ब्रेक पे जा रहा हूं सर, एक ब्रेक जल्दी से ले लो यार, ब्रेक सर। वेलकम बैक। शहादत अवान साहब, सर ये बताइएगा कि कल करार पेश की हमारे दोस्त अमजद अली खान साहब ने, उसका कल नतीजा क्या होगा सर? मुत्तफिका तौर पर मंजूर हो जाएगी, कमेटी का जो ऑप्शन है उसको ही लिया जाएगा, या जो शाहिद खकान अब्बासी साहब और चौधरी जाफर इकबाल साहब फरमा रहे हैं वो ऑप्शन ज़ेरे गौर आएगा? सर क्या होगा कल सर, या नई करारदाद भी आ सकती है कोई? नहीं, सबसे पहले तो बात ये है कि हम ये न्याजी साहब इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि जो पार्टी करारदाद मूव करती है वो उसके एम एंड इंटेंशन जो है वो कल असेंबली में बताएगी। उसके बाद जो है गवर्नमेंट अपना जो है रद्द अमल उसके ऊपर देगी। गवर्नमेंट इस करारदाद को ओन करती है और क्या सजेस्ट करती है, ये आने के बाद जो है वो उसके बाद पार्टीज जो है ना अपना रद्द अमल उसके ऊपर देंगी। जहां तक मुस्लिम लीग नून का है, उनका तकरीबन जो है रद्द अमल जो है आज आ चुका है। उन्होंने कहा पहले बात तो हमें ये देखनी होगी कि ये इनके साथ किस किस्म की जो डीलिंग हुई है, क्या ये करारदाद उसकी वजह से यहाँ पे मूव की गई है, और अगर इन केस ये करारदाद फेल होती है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, ये बात भी देखी जाए इसमें कि ये जो इसको लेट करने की बात थी उसके रिस्पॉन्सिबल किसी को ठहराया जाए। हो सकता है इसके ऊपर जो है कल लोग ये भी कहें कि इसके ऊपर कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो, जुडिशियल कमीशन हो, क्योंकि इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं। वो के केसेस जो हैं वो पेंडिंग ज़रूर हैं, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का इशू है। इस तरीके से खाली एक करारदाद यहाँ पे आने से ये इशू हल नहीं होगा, क्योंकि हुकूमती लोग ये कह रहे हैं, वो तो एक्ट की बात कर रहे हैं। करारदाद में तो कोई जो है एक्ट नहीं बनेगा, करारदाद की वजह से कोई इस किस्म का लाएअमल सामने नहीं आया। तो कल जो है वजीर कानून वजारत दाखिला साहब, होपफुली कल उनको असेंबली में होना चाहिए, वो वहाँ पे होंगे, तो वो जो उन्होंने बाहर स्पीच की थी उसको वो दोहराएंगे असेंबली के। बिल्कुल ठीक है सर, टाइम कम है मेरे पास। चौधरी जाफर इकबाल साहब, बड़ा आपने भी देखा, आप खुद भी परेशानी में रहे होंगे, एक करारदाद की वजह से अगर मामला सेटल डाउन हो रहे हैं
तो नून लीग को बड़ी अपोजिशन की जमात है, उसको तो साथ देना चाहिए कि मामला सेटल डाउन हो जाए। एक बात, और दूसरी बात, शाहिद खान अब्बासी में और असद कैसर साहब में जो तलख कलामी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। बतौर सीनियर पार्लियामेंटेरियन जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा। वो तलख कलामी नहीं होनी चाहिए थी और आइंदा उससे आगे बढ़ाना भी नहीं चाहिए। दोनों सीनियर हैं, दोनों को एक मोतदिल रवैया इख्तियार करना चाहिए। और अगर यकीनन अगर दोनों के दरमियान हुई तो कोई तीसरा फ़र्द पार्लियामान के अंदर जो सीनियर है इसे ये रोल अदा करना चाहिए और कल सेशन से पहले अदा करना चाहिए। करारदाद की बात आ गई, बिल्कुल बातें वो दोहराने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत वो माहदे लेके आए असेंबली के अंदर, जनाब वज़ीर आज़म आके रियासत की पॉलिसी दें जिस वजह से उन्हें ये करारदाद सफ़ीर को निकालने की, जहाँ तक नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है वो सारी कौम सारा मुल्क मुत्तफ़िक है। सफ़ीर को निकालने के लिए क्यों उन्हें असम्बली के अंदर और क्यों एक तंजीम के साथ उन्हें ये मुआहदा करना पड़ा, वो आके बात बताएं, बात रखें। कमेटी स्पेशल कोई हल नहीं है, ये मामले के ऊपर बिल्कुल मट्टी डालने वाली बात है। आप उस मामले को हल करें और मुस्तकिल हल करें। आप इस तरह के काम ना करें कि एक वक्त में एक वज़ीर कुछ कह रहा है, दूसरा वज़ीर कुछ कह रहा है। वज़ीर आज़म आगे आएँ, रियासत की पॉलिसी दें और ऐवान से उसके ऊपर एतमाद लें। बिल्कुल रही अमजद अली खान साहब, सर आप कहते हैं कि आपने अपने तौर पे करारदाद पेश कर दी, लेकिन आपको कैसे पता था कि मुआहदे में या शेख रशीद साहब और साद रिजवी के दरमियान जो बात हुई उसमें करारदाद का पेश करना जिसमें सफ़ीर को निकाला जाएगा वो ज़रूरी होगा? और ये सफ़ीर को बाहर निकालने के लिए आपने क्यों करारदाद में असर की ज़रूरत पेश आई आपको? इससे पहले हवाला दे चुके हैं चौधरी साहब कि हिंदुस्तान के सफ़ीर को जब निकाला था तो बस निकाल दिया था, किसी तरह की कोई करारदाद सामने नहीं आई थी। सर अभिनंदन को वापस किया था। करारदाद आ गई है। चाहिए ये कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं ये इसके ऊपर अपना मुस्बित रद्द-ए-अमल देखें। ये सबके लिए अहमियत के हामिल मुद्दात हैं और नामूस पे मैं समझता हूँ मेरी बात मुकम्मल चौधरी साहब, आप बात क्या आपने की, मैंने नहीं रोका। नामूस पे अल्लाह ताला की ज़ात तभी खुश हो सकती है जब हम खलूस नीयत के साथ, बगैर सियासत के साथ रसूलुल्लाह की नामूस पे भाई और खत्म नबूवत में मैं समझता हूँ सबका ईमान है। और आपने खलूस नीयत से जितनी भी मैं समझता हूँ ईमान में बैठी हुई जमातें हैं वो अपनी स्पेशल कमेटी में अपने नॉमिनीज भेजें और वहाँ आके अपने इनपुट दें ताकि ये जो मसाइल हैं इनका हल तलाश हो और मुस्तकिल हल हो। उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या इकदाम किए, किस किस से रब्ता किया सर? क्योंकि कल हैदर साहब ये बता दें, चौधरी साहब, अमजद अली खान साहब ये बता दें क्या ये किस फेवर में है कि उसको निकाला जाए या ना निकाला जाए, क्योंकि मूवर हैं करारदाद के, ये अपना व्यू पॉइंट तो दे देना। इन्होंने करारदाद दी है तो क्या ये इस हद में मैंने अपना माइंड अप्लाई कर दिया है। अब ये बाल जो है मैंने तो अपना बता दिया है। अब ये अपोजिशन जमातों का और ईवान के तमाम का अब ये है कि कमेटी में जो भी उनका इनपुट आता है मैंने तो अपना माइंड अप्लाई कर दिया है। मैंने तो मुतालबा देकर रखा है हाउस के सामने कि मैंने तो अपना मुतालबा रख दिया। अब ये जो जमातें अपोजिशन जमातें मैं किसी को मैं समझता हूँ कि ये बहस करें ना। आप पतली मैंने पहले भी कहा कि आप दाएं बाएं स्किप होके ना जाएं बल्कि इसके ऊपर अपने नॉमिनीज जो है वो मैं स्पीकर साहब को दें और उसके ऊपर जो है वो अपना किरदार मुस्बित किरदार अदा करें ताकि आगे की तरफ हम बढ़ सके। आपने जिस ऐवान में करारदाद पेश की है उसके ऐवान के लीडर को भी बुलाएं और पूरे ऐवान के अंदर उसके ऊपर बहस कराएं। आप उसके मकासद बयान करें, आप मेंबरान को एतमाद में लें। जब आप ये चाह रहे हैं वो वाहिद पाकिस्तान का और दुनिया का लीडर है, जब वो मक्का मदीना जाता है वो नंगे पांव जाता है रोजा रसूल और जब करारदाद पेश करनी होती है वो असेंबली से गायब हो जाता है। वाहिद लीडर है जो इसने OIC में हुर्मत गिर गए सजदे में और जब वक्त क़याम आया, गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। बात की है मक्का मदीना सारे जूते उतार के जाते हैं, मस्जिद में भी जूते उतार के जाते हैं। आप ये बताएं कि क्या इमरान खान आपकी करारदाद पे वोट देने आ रहा है? जो करोड़ों मुसलमान हैं दुनिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं। अल्लाह हाफ़िज़।